हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास सेकेंड ईयर बीएससी। हम लास्ट में जो पढ़ रहे थे वो हमने पढ़ा था ऑर्डर्ड फील्ड पढ़ा था। ठीक है, और उससे पहले हमने पढ़ा था ऑर्डर्ड के जो एक्सियम्स थे। ठीक है, क्रम अभिग्रहित। ठीक है, वो हमने यहाँ पे पढ़े थे। तो क्रम अभिग्रहित जो पढ़े थे वो कितने होते हैं? क्रम अभिग्रहित 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला तो होता है टाइसोटॉमी, त्रिविभागीय नियम। ठीक है, फर्स्ट तो क्या होता है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। त्रिविभागीय नियम। ठीक है, दूसरा होता है, 4 भी लिखते हैं। दूसरा होता है हमारे पास संक्रामक नियम। संक्रामक नियम। और थर्ड होता है हमारे पास योग के लिए तस्मक नियम, यानी कि योग जो है, योग के लिए एकदिष्ट नियम। ठीक है, एकदिष्ट नियम। और चौथा है हमारे पास गुणन के लिए एकदिष्ट नियम। ठीक है, कल हमने यही चीज पढ़ी थी, गुणन योग एकदिष्ट नियम, गुणन एकदिष्ट नियम। ठीक है, ये चारों चीज हमने पढ़ी थी। उस चारों को मिलाकर हम कहते हैं कि कोई भी फील्ड के जो क्रम अभिग्रहित हैं, इन चारों को फॉलो करता है तो वो ऑर्डर्ड फील्ड कहलाता है, यानी कि क्रमित क्षेत्र कहलाती है। जैसे मैं आपको बताया कि आर है, आर प्लस डॉट एक ऑर्डर्ड फील्ड है। ठीक है, ये फील्ड तो ऑलरेडी है, हमने पहले ही प्रूव कर दिया कि ये तो फील्ड तो है। ठीक है, लेकिन ऑर्डर्ड फील्ड भी है क्योंकि ये चारों नियमों का पालन करता है। क्लियर? तो आपको ऑर्डर फील्ड प्रूफ करने के लिए पहले फील्ड के सारे सारे रूल्स फॉलो कराने पड़ेंगे। याद रखिए, जो 11 अभिग्रहित थे, एक्सियम्स थे, वो सारे के सारे आपको फॉलो कराने हैं, तभी आपके पास ये काम बन पाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये सब नियम आप जानते ही हैं। ठीक है, और याद रखिए ये जो क्रमित अभिग्रहित है, या फिर हम कहें तो ऑर्डर्ड फील्ड, इसका जो डेफिनेशन है वो आया हुआ सवाल आपके 2018 के अंदर, इसलिए इम्पोर्टेंट भी बनता है आपके हिसाब से, है ना। तो ये हम सब जो है आपको बता चुके हैं। अब बात आती है कि हमारे पास जो क्रम अभिग्रहित है, ठीक है, ऑर्डर जो फील्ड है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्रम क्षेत्र के जो प्रॉपर्टी है, क्रमित क्षेत्र के गुणधर्म, उसमें कई रूल हैं, लेकिन द मोस्ट जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है, तो देखिए थ्योरम के हिसाब से हम सो करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि क्रमित क्षेत्र एक अनंत क्षेत्र है। एक अनंत क्षेत्र है। जो क्रमित क्षेत्र है वो कैसा है? अनंत क्षेत्र है। प्रूव दैट, इंग्लिश में बता देता हूँ मैं आपको, वही बच्चे हैं जो इंग्लिश में दिक्कत होती है उनको। प्रूव दैट एन ऑर्डर्ड फील्ड is an infinite field। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी क्षेत्र लेते हैं, क्रमित क्षेत्र, है ना, उसको हम प्रूफ करेंगे अनंत क्षेत्र। ठीक है, स्टार्टिंग हम करेंगे फील्ड से और ख़त्म हम करेंगे किस पर? इनफाइनाइट फील्ड के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। इसका प्रूफ जो है हमारे पास, माना लेट
माना कि एफ प्लस डॉट एक क्रमित क्षेत्र है, ठीक है, एक क्रमित क्षेत्र है हमारे पास, तथा ए और बी तथा ए एंड बी जो है एफ के एलिमेंट है, ठीक है। जहाँ पर दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं, ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, ये बात ध्यान रखिए, ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, और ये क्रमित क्षेत्र है एफ, तो इसका मतलब क्रमित के जो रूल हैं सारे को ये फॉलो करेगा, ठीक है। तो जो क्रमित क्षेत्र में रूल आता है त्रिविभागीय नियम से क्या होगा कि जो दो एलिमेंट हमने माने हैं एफ के, उसमें क्या संबंध होगा, या तो ए बड़ा होगा बी से, ठीक है, और या बी बड़ा होगा ए से, क्योंकि हम कह रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, तो या तो बड़ा होगा ए बी से या छोटा होगा, ठीक है। तो हमारे पास हम ये मान, दोनों से कोई एक चीज मान चल लो, ये मान लेते हैं कि ए जो है वो बड़ा है बी से, ठीक है, हम ये मान चल लेते हैं कि जो ए है ना वो बी से बड़ा है, तो मान लेते हैं कि आप दूसरे वाला लेके चल सकते हो, तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने बी को उधर ले आया तो क्या हो गया, ए माइनस बी ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। अगर मैं बी को इधर लेके आता हूँ तो ए जो है ए माइनस बी क्या हो जाएगा, जिससे बड़ा हो जाएगा ना, चिन्ह इधर आगे माइनस का हो जाएगा, भाई जब ए बड़ा है तो बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर रहा हूँ, बी छोटा है ए बड़ा है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर रहा हूँ, तो वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन आएगी, ठीक है। मैं इन दोनों को मान लेता हूँ किसी एक वैल्यू के बराबर, मान लेता हूँ सी के बराबर है, ठीक है, माना कि ये सी के बराबर है, तो ए माइनस बी जो है बराबर किसके है, सी के, ठीक है, बिलोंग्स टू किसके है, एफ, ठीक है, और 0 से बड़ा भी है, तो ये वैल्यू 0 से बड़ी है, मान लिया कि कोई वैल्यू है ना, आप कुछ और मान सकते हो सी की जगह पर, लेकिन हम ए बी मान रहे हैं, तो अगली वैल्यू सी मानेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बिलोंग्स टू एफ है, ठीक है, और बी बिलोंग्स टू एफ है। तो एक रूल हमने पढ़ा था जब हमने शायद प्रतिलोम नियम पढ़ा था कि ए प्लस बी बराबर 0 करना है मुझे, तो मैं क्या जोड़ूँ, मैं जोड़ूंगा यहाँ पर कि ए की जगह पर माइनस बी हो जाए, तभी तो बी में से माइनस करूंगा तो मेरी वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना, या फिर बी जगह पे माइनस ए हो जाए, यानी कि बी अगर बिलोंग करता है एफ के तो माइनस बी भी बिलोंग करेगा एफ में से, ठीक है। अगर ए बिलोंग करता है एफ में से, बी बिलोंग करता है एफ में से, तो माइनस बी भी बिलोंग करेगा एफ में, ठीक है। तो सिमिलरली जो है सी भी बिलोंग करना चाहिए, यानी कि ए प्लस माइनस बी बिलोंग्स टू एफ, तो यानी कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। अब मैं बात ले रहा हूं ए बिलोंग कर रहा है एफ के, ठीक है, और सी बिलोंग कर रहा है एफ के, तो इसका मतलब ए प्लस सी भी बिलोंग करेगा एफ से। तो यहाँ पे जो रूल है वो तो इसके लिए है कि एफ एक क्षेत्र है, ये आपको आगे रूल भी लिखने हैं इसके, ठीक है, आगे रूल लिखने हैं, ए माइनस बी बिलोंग टू एफ इसलिए क्योंकि एक क्षेत्र है, ठीक है। और ये रूल जो है ये क्षेत्र का दूसरा रूल आता है, कौन सा, पहला रूल समरूपता का नियम, ठीक है, ए बिलोंग्स टू एफ, सी बिलोंग्स टू एफ, देन ए प्लस सी बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। समझ में आ गया ना, कि सी बिलोंग करेगा तो दोनों को योग करने पर समरूपता का नियम का पालन हो जाएगा, ये दोनों एफ में से आ रहे हैं, ये एफ तो ऑलरेडी क्षेत्र है ही, हम तो क्रमित क्षेत्र को अनंत क्षेत्र प्रूफ कर रहे हैं, तो जो रूल्स हैं वो पहले से ही ऑलरेडी प्रूफ हो चुके हैं, हम अलग से प्रूफ नहीं करने वाले, ये क्षेत्र के लिए सारा रूल फॉलो करेंगे ना, ठीक है। तो इस तरह से मैं एक ए प्लस सी बिलोंग्स टू अगर एफ है तो मैं इसमें एक चीज और जोड़ दूं, तो सी तो ऑलरेडी एफ के साथ है ही, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ए प्लस सी बिलोंग्स टू एफ, यानी कि ए प्लस 2c बिलोंग्स टू एफ, ठीक है, ए प्लस 2c बिलोंग्स टू एफ, क्लियर हो गया।
एक बार और जोड़ लेते हैं इसमें, a प्लस 2c बिलोंग्स टू f है और c तो ऑलरेडी f के अंदर आता ही है, तो a प्लस 3c जो होगा दोनों को जोड़ने के बाद, ठीक है, a प्लस 2c प्लस c, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा a प्लस 3c, तो ये भी क्या हो जाएगा f में ही आ जाएगा, आ जाएगा ना। इस प्रकार से आपस कितने नंबर हो जाएंगे, अगर मैं ऐसा करता जाऊं तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, a प्लस n माइनस 1 c बिलोंग्स टू f, यहाँ पे c बिलोंग्स टू f और मैं इसको जोड़ूंगा तो a प्लस एन सी, n का मतलब कैपिटल N में से आएगा नंबर, यानी कि n बराबर 1 2 3 4 ऐसे करते करते n नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि इन्फिनिटी तक ये वैल्यू चलती जाएगी, ठीक है ना। n में से c जोड़ोगे तो जुड़ के c एन सी बना देगा, यानी कि इसमें n नंबर आ गए। ये इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेट में मान लेता हूँ ये अनंत का समुच्चय बन गया, a प्लस सी, a प्लस 2c, a प्लस 3c, ठीक है। तो ऐसे करते करते a प्लस एन सी, यानी कि ये जो सेट बन गया ये अनंत समुच्चयों का सेट बन गया, ठीक है। बहुत से अवयव हो गए ना इसमें, एन अवयव हो गए, ठीक है। a प्लस सी, a प्लस 2c, चाहे आप a प्लस सी स्टार्ट करो तो एक हटा सकते हो आप, a प्लस सी, a प्लस 2c, a प्लस 3c, ऐसे करते करते आ जाएंगे। तो ये अनंत हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि हो सकता है कि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो सेम सेम हो, दो एलिमेंट कैसे हो सेम सेम हो, मतलब कि ऐसा कभी हो सकता है क्या, आप किसी सेट को ऐसे लिख सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं लिख सकते। अगर इसके एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं तो हम उसको सिर्फ ऐसे लिख पाएंगे 1 और 2 बस, क्योंकि सेट का नियम होता है कि आप रिपीट वाले एलिमेंट्स को नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इस हिसाब से अब हम ये चेक करना है कि क्या इनके अंदर कोई भी है, तो ये इनफाइनाइट सेट, ठीक है, अनंत, लेकिन क्या इसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट या बहुत सारे एलिमेंट आपस में मैच कर रहे हैं, यानी कि सेम सेम है क्या, तो हम उसके लिए काम करेंगे। तो देखिए हम ये मान लेते हैं कि इसके अंदर m वाली जो टर्म है ना वो n के बराबर है। m जो जैसे a प्लस एन सी है, वैसे उससे पहले पहले a प्लस एम सी भी आ सकता है, तो हम ये मान लेते हैं कि a प्लस एन सी बराबर है a प्लस एन सी की, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन ये बात फिक्स है कि m इज नॉट इक्वल टू n, क्योंकि ये सब दोनों कहाँ से आ रहे हैं, n में से आ रहे हैं ना, n में से सारे नंबर अलग अलग होंगे। और वैसे भी अगर ये दोनों अगर सेम हो जाएंगे m और n तो ये ऑब्वियसली बात है सेम आएगा ही आएगा, हमें तभी तो इक्वल लेना है। जब ये दोनों सेम नहीं हो फिर भी इक्वल है, ठीक है। तो हमारा रूल है कि m इज नॉट इक्वल टू n और a प्लस एम सी बराबर a प्लस एन सी, ठीक है। तो डीपली समझिए इसको, थोड़ा दिमाग के जो सारे अपने स्क्रू हैं वो सारे खोल कर, ठीक है, उसके अंदर जाने दीजिए इस कंसेप्ट को, तभी आपको समझ में आएगा कि स्टार्टिंग है इसका, मतलब कि धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं रियल के एक डेप्थ की तरफ। तो आप अगर ढंग से नहीं समझेंगे तो आपको आगे आने वाली जो रियल्स की थ्योरम्स है उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसमें सब कुछ इमेजिनेशन है, रियल का मतलब सब कुछ इमेजिनेशन, कुछ भी रियल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। हर एक लाइन के अंदर मानना ही मानना पड़ेगा हमें, है ना। तो a प्लस एम सी बराबर a प्लस एन सी, तो हम ये कह रहे हैं कि m जो है वो n के बराबर नहीं है। जब m जो है वो n के बराबर नहीं है तो क्या होगा, a से तो a कट जाएगा, एम सी बराबर क्या हो जाएगा एन सी, तो यहाँ से वापस से वही आ गया एम सी बराबर एन सी, यानी कि सी से सी काट दो तो m बराबर n। अभी हम तो ये मान चुके हैं ना कि m तो n के बराबर है ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि इसमें अंदर कोई भी एलिमेंट, दो एलिमेंट बराबर नहीं होंगे, ठीक है। ये निरसन नियम कहलाता है, काटने वाला नियम, ठीक है। क्या काटने वाला, ऐसे जो काटता हूँ ना मैं, सी से सी काट दिया, ठीक है, इसे निरसन नियम कहते हैं। और ये निरसन नियम क्या होता है कि एक तरफ आने ही, जैसे सी इधर आ रहा है ये भी राइट साइड में आ रहा है, सी इधर भी तो आराम से कट जाएगा। अगर सी इधर आया है, ये सी इधर है तो वो नहीं कटेगा। इस तरह से निरसन नियम का फॉलो होता है, वो बात की बात है। आप तो ये देखिए दोनों सब कॉमन है तो सी से सी कैंसिल हो गया, m बराबर n हो गया। लेकिन m बराबर m नहीं हो सकता क्योंकि हम ऑलरेडी मान चुके हैं कि m जो है
वो n के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या, जो हमने स्टार्टिंग से माना था कि a प्लस एम सी बराबर है a प्लस एम सी के, तो वो बराबर आपस में नहीं है, ठीक है, जो कि असत्य है, असत्य है, क्योंकि m जो है वो n के बराबर नहीं है। अतः समुच्चय जो है s, समुच्चय s a प्लस एम सी वाला जो है, जहाँ पर m जो है बिलोंग टू n आ रहा है, ठीक है, समुच्चय s है कि कोई भी दो अवयव के कोई भी दो अवयव समान नहीं है, अवयव समान नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, मतलब कि a प्लस एम सी इज नॉट इक्वल टू a प्लस एन सी, ठीक है ना, ये कहना चाह रहे हैं। अतः समुच्चय a प्लस सी, a प्लस टू सी, a प्लस एन सी क्षेत्र f का अनंत उपसमुच्चय होगा, अनंत उपसमुच्चय होगा। कौन ना, हमने क्या दिया है, s दिया है ना, ठीक है, हमने इसका नाम क्या दिया, s। तो s जो है वो f का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। अतः f भी क्या होगा, अनंत होगा, f भी क्या होगा, अनंत, इनफाइनाइट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आप देखिए ये तो मान लेते हैं f है और ये मान लेते हैं s है। जब f जो के अंदर s आ रहा है और s हम क्या मान चुके हैं, इनफाइनाइट, ठीक है, जब s इनफाइनाइट है तो f तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ना, क्योंकि f के अंदर ही s आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f एक क्षेत्र है ऑलरेडी और हमने उसको क्या प्रूफ कर दिया, अनंत, तो इसका मतलब क्या हो गया, अनंत क्षेत्र बन गया, ठीक है, f क्या बन गया, अनंत क्षेत्र, ठीक है। और इस प्रकार से आप प्रूव कर सकते हैं इसी प्रकार से कि b का मान अगर बड़ा है a से तो भी f को आसानी से अनंत क्षेत्र सिद्ध किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है। समझ में आ गया। पहले हमको क्या करना है कि एक दो नंबर लेने हैं अवयव a और b। हम मान लेते हैं a जो है वो बड़ा है b से, ठीक है, फिर हमने उस b को जब लिया तो a माइनस बी हो गया, इक्वल टू हमने मान लिया c। जब a प्लस सी करा, a प्लस सी, a भी c को जोड़ा, ठीक है, तो वो f में आ रहा है, तो उसमें एक c को जोड़ा तो a प्लस टू सी हो गया, वो भी f में से आएगा। a प्लस थ्री सी, a प्लस फोर भी सब कहाँ से आएंगे, f में से आएंगे। तो हमने इन सबका एक सेट बना दिया n नंबरों का, उसको हमने ले लिया s, ठीक है। और उसने सिद्ध कर दिया कि कोई भी दो एलिमेंट समान नहीं है, प्रूव करके दिखा दिया कोई दो एलिमेंट समान नहीं है, ठीक है। तो समान नहीं है कोई भी दो एलिमेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास सब एलिमेंट अलग अलग हैं और अनंत एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो f क्या हो जाएगा, अनंत क्षेत्र बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आज के इतना ही, थैंक यू।